जो है पहला चैप्टर में हिंदी व्याकरण का परिचय पढ़े थे और हिंदी व्याकरण के जो परिचय था, इससे पहले भी हिंदी भाषा आती है, क्योंकि पहले भाषा आता है उसके बाद व्याकरण आता है। दुनिया में सबसे पहले भाषा की उत्पत्ति होती है, उसके बाद व्याकरण को बनाया जाता है। व्याकरण बनाने का उद्देश्य क्या है? भाषा को सही करना। अब बोलिए, आप ही बताइए कि यदि व्याकरण नहीं होता तब कितना दिक्कत होता। जैसे ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए राम आ रहा है तो आप कहिएगा राम आती है जी सर, सीता खा रहा है, तो ये अच्छा लगेगा? तो व्याकरण ये सिखाते कहाँ मतलब है, मतलब जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, किस तरह से बात करना है वो। अब मान लीजिए कि आपको घर जाना है, आप लड़के हैं, तो आप कहेगा सर मैं घर जा रही हूँ, तो ये एकदम गलत हो गया। लेकिन वही लड़की है कहे मैं घर जा रहा हूँ, तो गलत हो गया। तो व्याकरण इसी के बीच के अंतर को जो है दर्शाने का कार्य करता है, समझाने का कार्य करता है। लेकिन व्याकरण के इस कड़ी में हम लोग का है कि पहला चैप्टर देख चुके हैं भाषा के बारे में, भाषा के प्रकार, मौखिक लिखित सब देख चुके। दूसरे चैप्टर में भी वर्ण विचार के पहला भाग हो गया है। ये वर्ण विचार का जो है भाग 2 है और भाग 2 में हम लोग उसी व्याकरण को आगे बढ़ाएंगे जहां तक पढ़े थे। जैसे इसमें हम आपको बता दिए थे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। इसके बाद में जो स्वर व्यंजन इस सब के प्रकार के बारे में वैरायटी में चर्चा हुआ था, फिर इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान से समझिएगा कि वर्ण विचार जो है वर्ण विचार है। ध्यान से समझिएगा कि वर्ण विचार में कि हम बताए थे कि इसमें वर्णों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार का अर्थ होता है मतलब वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार कहलाता है। अब इसमें बताए थे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 52, यानी कुल वर्ण जो है कितना है? 52। अब हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 52। और 52 को बताया थे, इसको मुख्य रूप से 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरा को व्यंजन है वर्ण। अब ध्यान से समझिएगा, स्वर वर्ण की संख्या 11 है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। अब इसको जो है फिर इसमें 2 भाग में बांटते थे हम लोग, इसको हर्षव स्वर और इसको दीर्घ स्वर। ध्यान से समझिएगा, हर्षव स्वर का मतलब होता है जिसमें कम समय लगे, जिसके उच्चारण में कम समय लगे, और जिसमें इससे दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अब जैसे हर्षव स्वर के 4 के इसमें 7, जैसे और जो था 4 को, इसके बाद जो भी था तो इसमें हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं। और इसके बाद में जो व्यंजन वर्ण के भी बताए थे हम 5 चीज बताए कि व्यंजन वर्ण के प्रमुख रूप से 3 वैरायटी था, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। क से लेके कवर्ग ये सब देखे थे हम लोग। अब इसमें जो है एक और था जिसे क्या कहते थे? अंतःस्थ व्यंजन, जिसकी संख्या थी 4 और ये 4 था य, र, ल, व और उष्म व्यंजन जो था इसका नाम है ये जो है 4 इसमें हम लोग बताते हैं। इसके बाद ध्यान से समझिएगा कि ये भी हो गया है कि अंतःस्थ व्यंजन के बाद में कौन सी बताए थे? सब 3 को बताया है। ध्यान से समझिए, अब 25 हुई, 4 हुई और 4 हुई, 4 4 8 का 25 33 को व्यंजन वर्ण हो गया। देखिए 10वां तक जो है एग्जाम होता है तो अधिकांश रूप से प्रश्न इसी में रहता है। 12 का एग्जाम में थोड़ा सा इसको है मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, जिससे ध्यान समझिएगा। अब 2-4 चीज ध्यान रखिए कि अब आपसे पूछा जाए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है तो कहिएगा 52, लेकिन उच्चारण के दृष्टि से कहा जाए तब 44। उच्चारण के दृष्टि से 44 और लिखने के दृष्टि से 52।
तो अब देखिए अभी तक मतलब बहुत घट गया, 7 4 11 इसको जोड़िए, अब 4 4 8 मतलब 44 को हो गया। तो अभी जो घट रहा है उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है, इस लेक्चर में, इस वीडियो में ध्यान से समझिए। तो सबसे पहला होता है कि संयुक्त व्यंजन। कौन से? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन ध्यान से समझिए कि जैसे इसमें है छ त्र और देखिए अब इसको संयुक्त व्यंजन काहे कहते हैं, ध्यान से समझिए कि संयुक्त व्यंजन इसे कहा जाता है कि जो दो मात्राओं के मेल से बनता है, मतलब दो को वर्ण के मतलब मेल से जोड़ने से बनता है, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन के जोड़कर बनाया जाता है, दो व्यंजन। जैसे देखिए तरह में मतलब हलांत है, संयुक्त व्यंजन सरल से मिलकर बनाया जाता है, हलांत तरह। देखिएगा त में हलांत तरह, इसमें हलांत नहीं होगा, सरा में क्या होगा? तलाबे सरा हो गया। लेकिन अब ध्यान से समझिए जैसे लिखा जाता है संज्ञा, तो मुख्य रूप से संज्ञा यहाँ पे हम संज्ञा लिखेंगे तो इसका मूल अर्थ है कि संज्ञा है, जो यह है। आप टाइप कीजिएगा मोबाइल में, यदि कबर की छ नहीं है तो क स दाबिएगा, इसका मीनिंग आराम से आ जाएगा। समझ आ गया जी सर? इस संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है? संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है? दो व्यंजन से मिलकर बनता है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा, इसके बाद जो है कि अब जो है जैसे डॉट ढ ये सब जो है जैसे देखिए जैसे होगा कि अयुग्वा अयुग्वा कहा जाता है कि मतलब अंग को कहा जाता है अयुग्वा, अंग को क्या कहा जाता है? अयुग्वा क्या हुआ है? दुग्ध। अयुग्वा काहे कहा जाता है? अयुग्या का अर्थ होता है मतलब कि अयुग्वा का अर्थ होता है कि जो यह है जो है ना, यह जो है स्वर पर ही आएगा, ये हमेशा स्वर के साथ इसका उच्चारण होता है, स्वर के साथ ही आता है। जैसे ध्यान से समझिए, जैसे अंग, जैसे हम लिखते कंस, तो ये देखिए ई है आपका, ये कंस है ना, तो आप समझिएगा कि कपर अनुस्वार है ना, क प्लस अपर अनुस्वार, तब स, समझ आ गया ना? कंस तो हमेशा जो है अंग और जो अनुस्वार होता है, मतलब अंग जो आता है ये हमेशा स्वर पर ही आता है, इसका प्रयोग हमेशा स्वर पर होता है। लिखने में भले आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब एची पर व्यंजन पर, लेकिन इसको अलग करिएगा तब जाके ये दोनों अलग हो जाएगा। तो ये हमेशा से जो है ये चीज पर प्रयोग है। तो अयोगवा समझ गए? अयोगवा है जो है अनुस्वार है, इस पर है कि इस पर? अपर है। अब इसके बाद ध्यान से समझिए, अयोगवा के बाद में जो है कि द्विगुण व्यंजन। कौन से? द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन किसे कहा जाता है? तो ध्यान से समझिएगा, ड और ध। देखिए पढ़ने में ये जो ड डाली गई मतलब जो है उस पर नीचा बिंदु था, टटरा में पढ़िएगा, ट ड पर नीचा बिंदु, ढ पर नीचा बिंदु। लेकिन ई अब जो है द्विगुण व्यंजन में ड ध अलग से आता है, तब ड ढ अलग से आता है, तो ई द्विगुण व्यंजन। समझ गए ना? अब इसके बाद ध्यान से समझिएगा कि अब आप जो जब पूरा हो गए, उच्चारण के दृष्टि से पूछेगा वर्णों की कुल संख्या। यदि उच्चारण के दृष्टि से पूछेगा कि उच्चारण की दृष्टि से तो 44, लिखने के दृष्टि से तब कहिएगा 52। अब 52 इसको जोड़ाइएगा कैसे? तो ध्यान से समझिए,
ई तो स्वर वर्ण 11 गो, व्यंजन वर्ण 33 गो, 44 गो, 44 को देखिए क से म तक 25 गो, 8 4 के 4 4 8 5 13 33 गो, अब 10 व्यंजन और उसमें व्यंजन हो गया। लेकिन अब हम लोग को मेन चीज समझना है कि जो है कौन चीज समझना था, ये मतलब लिखने के दृष्टि से। तो लिखने के दृष्टि में देखिए भाई संयुक्त व्यंजन भी लिखा जाता है इसमें, जो एक अलग तो संयुक्त व्यंजन में कवई छात्र जो है तो इस संयुक्त व्यंजन और इस 4 गो होता है। तो देखिए 33 को 4 गो 37 गो आयोगवा 39 गो आदुगो 41 गो मतलब जो है कितना हो गया 41 गो एगो कौन छूटा 11 गो स्वर वर्ण। तो अब लिखने के दृष्टि से तब 52 गो कौन कौन, तो इस सभी स्पष्ट रूप से आप बता दीजिएगा। और उच्चारण के दृष्टि से पूछेगा तो 44। उच्चारण मूल रूप से इतना ही का होता है। भाई सब जो देखिए सोरा क इसी में से मिल के बना भाई देखिए हमेशा मतलब ये मतलब स्वर होता है। तो ये द्विगुण व्यंजन भी इसी में के है, तो इसीलिए इसको उच्चारण में नहीं गिना जाता है लेकिन ये लिखने में गिना जाता है। इसके बाद ध्यान से समझिएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो है ये व्याकरण में एगो नाम सुने होंगे कि अल्पप्राण महाप्राण सब जो है इसको समझिए। ये मिटा देंगे किस तरह का, देखिए आप इसको मिटा देते हैं। चलिए समझा जाएगा इसको। उच्चारण के दृष्टि से जो है हिंदी में वर्णों की संख्या कोई पूछे उच्चारण की दृष्टि से तो 44, और लिखने के दृष्टि से तो 52 को सब जोड़ा दीजिएगा, उच्चारण 44 को जोड़ा दीजिएगा। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, जैसे जो आप पढ़ते हैं जैसे क ख वर्ग में ग घ अंग च छ ज और य ऐसे ऐसे और है, दुनिया को लेके छोड़ देना है। टक से लेके प ब भ और म हो गया। अब जब बिल्कुल छूटिए जा रहा है तो उसको भी लिख दे रहा है ट प ड और हो गया। देखिए त थ द ध न हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, 2-4 को चीज और समझ लीजिएगा। ये फाइनल है, फाइनल जैसे देखिए अब क्या होता है कि इसको नंबरिंग कर दीजिए, सबको क्या कर दीजिए नंबरिंग कर दीजिए। 1 नंबर वाला में ये सब आ गया, 2 नंबर वाला में ई कहर, 2 नंबर 3 नंबर वाला में ये सब, 4 नंबर में ये वाला आ गया, 5 नंबर में ये वाला। ये नंबरिंग से चलना है, कौन चीज से नंबरिंग। अब नंबरिंग में देखिएगा ध्यान से। अब आपसे पूछेगा अल्पप्राण और महाप्राण। तो महाप्राण जो है महाप्राण ध्यान से समझिएगा कि देखिए अल्पप्राण अल्पे प्राण प्राण। तो अल्पप्राण का अर्थ होता है जिसके जिस वर्ण के उच्चारण में, और दूसरों का होता है महाप्राण महाप्राण। और एक और होता है कि अल्पप्राण महाप्राण, एक होता है सघोष सघोष या घोष कहिए सघोष कहिए बात बरोबरे है। एक होता है अघोष 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 सघोष अघोष जो है ध्यान समझिएगा कि अब जब भी आपसे पूछा जाए कि अल्पप्राण क्या है महाप्राण क्या है तो ध्यान से समझिए, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक याव निकले, आप प्राण मतलब हवा समझे कि जिस उच्चारण के वर्ण में अधिक हवा की आवश्यकता हो याव की आवश्यकता हो उसे महाप्राण कहते हैं। और अल्पप्राण जिसमें कम हवा की मात्रा निकले जरूरत हो उसके बोलने में तो उसको क्या अल्पप्राण कहते हैं। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा अल्पप्राण और महाप्राण में कौन कौन आते हैं। तो देखिए जो 25 गो स्पर्श व्यंजन है उसको हम क्या करेंगे, इसको क ख ग घ ऐसे हो गया, इसको क्रम में बांट लेंगे। जैसे 1 नंबर वाला में ये सब हो गया, दूसरा वर्ण ये हो गया, तीसरा वर्ण को एक श्रेणी में, चौथा को एक, पांचवा को एक श्रेणी में। तो प्रत्येक
वर्ग का, कवर्ग चवर्ग टवर्ग का, प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा और जो चौथा है ये महाप्राण कहलाता है। अर्थात जब भी हम महाप्राण कहेंगे तो 2 नंबर 4 नंबर, अर्थात बोलिए ख महाप्राण है कि नहीं, घ महाप्राण है कि नहीं, और जो बच गया 1 3 5 विषम संख्या 1 3 5, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्पप्राण। इसको बोलने में अधिक याव की आवश्यकता नहीं होगी, इसको महसूस भी कर सकते हैं। जैसे क ख तो इसमें अधिक लग रहा है, ग घ फिर इसमें अधिक लग गया, अंग तो ये कम, जिसमें जो है याव की आवश्यकता के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण को बांटा गया। समझ गए? तो हर जो है हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर अल्पप्राण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण। अब ध्यान से समझिएगा, इस पर सवाल भी पूछता है निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? महाप्राण नहीं है ग अंग क घ महाप्राण नहीं है। हाँ तो कौन? हम पूछे हैं अल्प महाप्राण नहीं है, हाँ तो 3 गो नहीं है। क भी महाप्राण नहीं है, ग भी महाप्राण नहीं है, अंग भी महाप्राण नहीं है, घ। अरे तुम सब जो सोचता है उसे उलट पुलट कर क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं देते हैं, ताकि तुम अपना खोपड़िया घुमाता है कि नहीं घुमाता है। और तुम सब तो ऑप्शन में टू आएगा तो आलू भंटा सेव वाला, इसी में से कौन है, इसी में से कौन है, तो ये स्टेज वाला थोड़े है, जयमाला थोड़े है, में से कौन है। चलिए अब ध्यान से समझिए, सघोष और अघोष। सघोष घोष का मतलब होता है कि देखिए, घोष का मतलब होता है जिसमें कंपन अधिक हो, कंपन जिसके उच्चारण में कंपन अधिक हो, और अघोष का मतलब होता है कथी, कंपन उसमें कम हो, कंपन कम हो। जैसे ध्यान से समझिएगा, अघोष का मतलब होता है जैसे पहला और दूसरा अक्षर जो है, पहला और दूसरा यघोष आता है, और सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा जो है इस सघोष है, जिसमें कंपन कम हो। अघोष जैसे देखिए क ख इसमें कंपन नहीं हो रहा है, लेकिन ग घ अंग इसमें थोड़ा सा कंपन होगा, आपको अंदर से गला फंसता हुआ नजर आता होगा। जैसे दे क ख कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग घ अंग ये जो है इसमें अंदर से थी हो रहा है, कंपन हो रहा है। अब देखिए ये सब व्याकरणाचार्य जो है ना, व्याकरणाचार्य वे ससुरा खेला बेला करता है, बाकी सब ठीक है। तो सघोष या घोष कहेगा तो कहिएगा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और अघोष कहेगा तो पहला और दूसरा अक्षर। जो वर्ण विचार था वह लगभग पूरी तरह से हम लोग का समाप्त हो चुका। जो जो आप में इंपॉर्टेंट था एग्जाम के दृष्टि से था वर्ण विचार में, वो सब हम बता दिए। लेकिन एक दो चीज आप भी समझ लीजिए, जैसे पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाता है, फर्स्ट क्लास में बताए थे, वर्ण कहलाता है। काहे कि सबसे छोटी इकाई भाषा का यही है। तो देखिए आप मार दिए फिर गलती, वर्ण आप कर रहे हैं, हम कहे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक, हाँ तब शब्द होगा, सार्थक इकाई कह देगा, सार्थक इकाई तब कह दीजिएगा यहाँ पे शब्द है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे जो है छोटी इकाई कहेगा सीधे, तब कहिएगा वर्ण। ध्यान से समझिए, दोनों बात में बड़ा अंतर है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मायने हो, जैसे हम कहे परिवार तो इसका मतलब होता है कि 2-4 आदमी मिलकर रहता होगा। स्कूल तो इसका मतलब पढ़ाने वाला कोई स्थान होगा, कोई जगह होगा जहां अधिक बच्चे पढ़ते होंगे। आदमी तो इसका अर्थ है कि 2 कान वाला 2 आंख वाला आदमी होगा, 2 पैर पे चलता होगा। जी सर। तो ये सब अर्थ वाला, तो ये शब्द ना है, सार्थक शब्द ही सब ना है। तो सार्थक रूप कहेगा तब आप कहिएगा कथी, मतलब क्या कहिएगा, शब्द। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तब कहिएगा शब्द। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई तब कहिएगा वर्ण। अब देखिए हार्सिन दीर्घिन तारकुन बार्जुन में तनी अंतर थोड़ा समझ लीजिए, कभी वर्णमाला में है ये सब, वो सब हालांकि डिटेल में नहीं जाए। जैसे देखिए हमने कहा कि, ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि वह आएगी, ध्यान समझिएगा।
जैसे हमने कहा कि, तो बोलिए हमने कहा कि में ई वाला की होगा कि ई वाला की होगा, दोनों में बताइए। कि दीर्घिन वाला की कि हार्सिन वाला की? तो ध्यान से समझिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। सिंपल उपाय आपको बता रहे हैं कि देखिए, जब आपको अधिक जोर दे के बोलना पड़े, बताना पड़े, तो वहां पे की दीर्घिन का प्रयोग होता है, चाहे कोई भी वर्ण हो, वहां पे दीर्घिन लगता है। या जोर लगने वाला हो तो तारकुन लगता है, जोर लगने वाला हो तो तारकुन लगता है, हार्सिन दीर्घिन में दीर्घिन लगता है। ये दुगो ना कंफ्यूजन वाला बेसी है रे, अरे दुगो यही ना कंफ्यूजन वाला है। तो हम कहेंगे कि ध्यान से समझिएगा कि जैसे हमने कहा कि वह आएगी, तो हमने कहा कि वह आएगी, तो ये पूरा बल नहीं दे रहा है, इसीलिए इसमें हार्सिन चलता है। समझ आ गया ना? तो यहाँ पे हार्सिन होगा, इसमें बल नहीं दे रहा। लेकिन अब ध्यान से समझो, बल वाला क्या है? माना की, तो इस शब्द जबरदस्ती है, माना की, हमने माना है, माना की, तो यहाँ दीर्घिन चलेगा। तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में कथी है? अंतर है। तारकुन बारजू में जो है उसी तरह, जैसे देखिए कुल, तो इस तरह कुल लिखा जाएगा, तारकुन लिख के कुल लिखा जाता है, कुल। समझ आ रहा है ना? तो इसमें कुल सब बल दिया जा रहा है कि सभी जोड़ जा रहे के कुल। समझ आ रहा है? अब यही आपको जैसे मान लीजिए कि जैसे कबूतर लिखना है, तो कबूतर लिखना है तो आप क्या कहें? कबूतर, ऐसे ना शायद लिखा जाता है, कबूतर। अरे कबूतर एक बार देखो तो लिखे, ऐसा ही लिखा था। तो कबूतर में कच्ची होगा, बारजून होगा। तो जहां जो एथी वाला पड़ता है, मतलब जहां जोड़ देने वाला होगा, वहां पे कथी होगा? तारकुन। और जहां बड़ी की मात्रा होती है, बड़की की मात्रा होती है, कबूतर में कथी है? बारजून है। स्कूल में देखिए क्या है? स्कूल में क्या होता है? इसमें कथी है? स्कूल जो कहते हैं आप लोग, बारजूने है। तो देखिए, ये जो है, ये सब जैसे बोलने वाला है, जहां पे बल मिलेगा वहीं पर, लेकिन कुल देखिएगा तो उसमें तारकुन होगा। देखिए, अब माना कि समझ गए ना कि इस सीक्वेंस में कह रहा है, इसलिए यहाँ पे बल अधिक नहीं देना है। उसने कहा कि, मतलब वो कहले, वो जानते हम का जानते हैं। माना कि डीटो वाला है, गारंटी वाला, तो दीर्घिन होगा। जैसे कबूतर, कुल, तो है कुल सब जोड़ के। अरे अपने तनी एथी वाला है, क्या कहा जाता है उसमें, मतलब अरे क्या कहता है सब, तो कॉन्फिडेंस वाला मतलब बेसी आएगा, जोड़ देने वाला बेसी आएगा। तो जहां जोड़ देने वाला बड़ी की मात्रा होती है, कथी? बड़ी की। जैसे दीर्घिन बड़ी की मात्रा है, तारकुन बड़की का मात्रा है। समझे ना? तो जहां बल देने वाला आएगा वहां पे दीर्घिन और तारकुन, और जहां हल्के में लेना है वहां पे हार्सिन और बारजून, तो अब कबूतर में हो गया, स्कूल में हो गया, तो स्कूल में देखिए बारजून होगा, कबूतर में बारजून होगा, कुल में तारकुन होगा। तो तारकुन बारजून में अंतर समझ आ गया। अब ये जो है, अब देखिए कितना कोई पढ़ाई में, तो देखिए एक बार हम स्कूल में गए, तो ससुरा एगो टीचर था, वो पूछ रहा है कि ये बताओ बबुआ, कबूतर कैसे लिखाएगा? तो हम कहे कबूतर। अब इतना ना हमको ज्ञान पेल दिया भीतर ले कि 2-4 क्वेश्चन में छूट गया हो, 2-4 क्वेश्चन में छूट गया। तो बोल रहा है, ये क्या बात है? आप इंटर का एग्जाम देने आए हैं, 11 क्लास का एग्जाम था, जो स्कूल में नहीं होता है। आपको हार्सिन दीर्घिन बारजून तारकुन नहीं था है, आप एग्जाम देने आए हैं, आप कैसे पास कीजिएगा? कैसे पढ़ते हैं? गार्जियन को धोखा देते हैं। हम कहे ठीक है, बड़ा दिक्कत है। सर आप किस विषय से ऑनर्स है? तो बोल रहा है इंग्लिश। हम कहे पूरा का स्पेलिंग में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वो कह रहा हम का जाने, हम कहते आप क्या कीजिएगा? आप देश को बर्बाद कर दीजिएगा। आपके जैसे टीचर हो जाए तो हम जैसे स्टूडेंट काहे नहीं होगा? हम भी भीतर ले अपना ज्ञान पेलाई कर दिए कि जब हम जाते थे स्कूल में, तो इस तरह ताकता था, हेलो ऐसे ताकता था। काहे कि उसको मालूम था कि पढ़ने वाला। अब वो जैसे बोल रहा है कि हम संस्कार, अब हमको डरवा रहा था, तुम संस्कारी नहीं हो। हम कभी संस्कारी नहीं है, आप तो संस्कारी है, आप ठीक से रहिए, आपको कभी नहीं सुधरेंगे। हम कभी नहीं सुधरेंगे, आप सुधरिए।
आज भी चपरासी है। अब कहाँ से कहाँ है। तारकुन बार्जुन हारसिन दीर्घिन से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप बात को समझे कि नहीं, भाव को समझे कि नहीं। कोई विद्वान आपको मिल जाएंगे घर में, गांव में, यह कलम मेरी है कि यह कलम मेरा है, दोनों में कौन सही होगा। तो इस सब के चक्कर में विशेष नहीं पढ़ना है। एग्जाम बस क्वालिफाई करना है, हो गया, समझ गए। तो हमको लगता है कि सब बात तो समझ आ गया होगा। वर्ण विचार आज हम लोग को छूट जाएगा। और जो देखे कोई मतलब किसी को लग रहा है कि कलम मेरी की तेरी की तेरा होगा कि मेरा होगा, तो तेरी मेरी जब शब्द विचार छोड़ दीजिए, वाक्य विचार जब पढ़ाएंगे तब उसमें देखा जाएगा कि कलम मेरा होगा कि कलम मेरी होगी। ये मेरा मेरी किस पर चेंज हो रहा है। अरे व्याकरण इसी का ना नाम है। व्याकरण तो इसी का नाम है कि कहा तेरे को, मेरे को, मेरा को, मेरे की, ये सब लगता है ना, ये शुद्ध कर। अच्छा बोलिए, व्याकरण नहीं रहे, कोई नियम नहीं रहे, तो कोई कहते राम आती है, सीता जाता है, तो ये अच्छा लगता नहीं लगता। तो व्याकरण का भाव है, इसको समझने के लिए जो है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। हारसिन दीर्घिन बार्जू वाला भी समझ आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा, एक ट्रिक याद रखिएगा। कहीं भी आप लिखिएगा तो इतना समझिए, अब आप भूल गए कि कहाँ हारसिन होगा कि दीर्घिन होगा, तो इतना कंफ्यूजन लेके चलिएगा, रिस्क लेके चलिएगा कि 80 से 90% केस में जो है केवल हारसिन प्रयोग होता है, हारसिन की। और 80 से 90% में है, उसमें भी बार्जुन को याद रखिएगा। 80 से 90 जहां जोड़ लगे तो दिया जाता है दीर्घिन की या तारकुन को, तारकुन बार्जुन जो जहां जोड़ दिया ओलंग तारकुन को, जैसे कुल तो तारकुन को अस्कुल, अब अस्कुल ऐसे नहीं ना होगा, अस्कुल आराम से। तो ये समझने का भाव है। ऐसे देखिए, ये सभी कर्मकांडी जो है ना, कर्मकांडी जो व्याकरणाचार्य है, वो बढ़ाने के लिए ये सब बोलता है। ये सबसे कोई विशेष कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम बताते हैं। चले, हो गया, अब रहने दे आज का क्लास। 2-4 को सवाल ले ले पिछला वाला में से। चलिए ध्यान समझिए, चलिए सर्वेश खड़ा होइए। र का उच्चारण स्थान बताइए, र का उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। चलिए सुबोध कुमार खड़ा होइए। चलिए आप बताइए, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है? अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन है? चलिए उदय यर ल व, बहुत सुंदर, बैठिए। स्वर्ण वर्णों की कुल संख्या कितनी है? थोड़ा जोर से बोलिए कि हमरो माइकवा में सुनाई दे। 11। चलिए आप बताइए, दीर्घ स्वर कितने हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? चलिए बहुत सुंदर, बैठिए बैठिए। लड़की लोग में थोड़ा सा खड़ा होइए। चलिए आप खड़ा होइए, खड़ा होइए। चलिए, दीर्घ स्वर कौन कौन है? दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं? बोलिए। आ, हर्षई, तो सीधे हर्ष उस स्वर में चला गया। इन लोग को दिमाग में हर्षई गिर गई मर गई। हर्षई गिर गई मर गई वाला नहीं है। चलिए बैठिए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आप लोग बहुत अच्छा से याद किया है। टेस्ट का डेट फिक्स हो गया। आपका जो टेस्ट होगा, आज क्या तारीख है? 11 तारीख है। 13 तारीख 12, 13, 14 को आपका टेस्ट होगा। हिंदी व्याकरण का टेस्ट होगा, हिंदी व्याकरण का टेस्ट होगा। और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। जो हिस्ट्री विषय था, हिस्ट्री विषय का भी टेस्ट आपका होगा, जो 17 तारीख के लमसम में होगा, लेकिन उसमें भीमराव अंबेडकर से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अच्छा 14 के है तो 1-2 दिन इधर उधर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो 15 ही को हो जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे तुम सब ठेकुआ खाएगा, क्या दिक्कत है? चलिए स्टॉप कर दीजिए, रहने दीजिए। चलिए बहुत सुंदर है आज की क्लास, रहने दीजिए।